हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की मैथमेटिक्स में अरिहंत की किस पुस्तक है जो उसमें त्रिभुज नामक चैप्टर को शुरू करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाएँ। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले बात तो हम यहाँ पर थोड़ी सी भूमिका पढ़ लेते हैं। देखिए, पिछले अध्याय में हमने त्रिभुज और उसके अलग अलग प्रतिबंधों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि त्रिभुज के कोणीय योग गुण। परंतु इस अध्याय में त्रिभुज के सर्वांग क्षमता और उनके नियम तथा उनकी असमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी जानकारी जब आप पढ़ते हैं, मतलब हालांकि आप पढ़ते नहीं हैं, मैं भी कभी नहीं पढ़ता था, पर पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि कुछ जानकारी इसमें चल रही है। इस अध्याय में क्या क्या होने वाली है वो चीज़ें अगर देखें तो त्रिभुज के आधारभूत संकल्पनाएं तथा त्रिभुज के सर्वांग समता कसौटियाँ यहाँ पे समझने को मिलेंगी। सर्वांगसम त्रिभुजों की कुछ और अधिक कसौटियाँ वो देखने को मिलेंगी और त्रिभुज की असमीकाएँ देखने को ये मिलेंगी। सबसे पहले तो इन्होंने जो बताया है वो बारे में पढ़ लेते हैं कि अलग अलग प्रतिबंधों के बारे में बहुत कुछ आपको पहले बताया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ दी गई त्रिभुज का कोणीय योग गुण। त्रिभुज का कोणीय योग गुण यह कहता है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, किसी भी प्रकार का वो त्रिभुज हो सकता है, उसके कोणीय योग यानी तीनों अंतःकोण, तीनों जो अंतःकोण होते हैं, इनका जो योग होगा वो क्या होगा, वो 180 अंश होगा। एकदम पक्की बात होती है किसी भी प्रकार का अगर कोई त्रिभुज हो तो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले ही पता होगा, याद होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो पहली चीज़ आपको कहा गया है कि त्रिभुज के आधारभूत संकल्पनाएं एवं त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटियाँ, ये जो है टॉपिक नंबर 1 आपका स्टार्ट होता है। और इस टॉपिक में हम आधारभूत संकल्पनाएं देखेंगे। ठीक, तो वो त्रिभुज है। त्रिभुज जो कि पहला हेडिंग आपको देखने को मिलता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है। किसी समतल में, जैसे ये कागज़ जो है ये एक समतल है, ठीक है, प्लेन है, चपटा है, मतलब इसको समतल कहेंगे। यहाँ पे भी बनाया गया है, समतल है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनाई गई एक बंद समतली आकृति को त्रिभुज कहलाती है। तो ये आपको त्रिभुज की परिभाषा हो जाएगी। कई बार आपसे लोग पूछ लेते हैं कि भैया बताओ वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, फलाना क्या है, ढमाका क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको किताब में ही देखने को मिल जाती हैं अगर आप उन्हें पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ त्रि का आशय, त्रि माने जो त्रिभुज में त्रि आगे लगा है, त्रि और भुज, तो त्रि का आशय 3 है और भुज का मतलब भुजाएं हैं। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज को इस वाले चिन्ह से, ठीक है, ये ट्रायंगल त्रिभुज ये 3 इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज ABC दर्शाया गया है यहाँ पे चित्र में। अब देखेंगे इसमें 3 भुजाएं हैं। बहुत से बच्चे भुजाओं का नाम नहीं जानते, समझ नहीं पाते। जैसे ये A से B तक जो लाइन खींची गई है, रेखाखंड खींचा गया है, ये इसकी एक भुजा है। BC एक भुजा है, CA भी एक भुजा है। अब देखेंगे जैसे कि ये ABC है, इसकी ये वाली भुजा का नाम AB भी लोग कहते हैं या फिर BA भी कहते हैं। इसमें उल्टा पुल्टा पढ़ा जा सकता है, किसी को कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कभी भी नाम बदला जा सकता है। BC या फिर CB, इसका नाम AC कहा जाए या CA कहा जाए, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर मैं कभी इसे AC या CA कहूँ तो आपको ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि सर इसका नाम उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको इतना स्वतंत्र होना पड़ेगा, इतनी आज़ादी आपको देनी पड़ेगी खुद को कि नाम उल्टा पढ़ा जाए फिर भी आप उसे वही समझे जो वो है।
ये ना कहें कि ये तो उल्टा पढ़ रहे हैं। अरे भाई ये AB या AC है या फिर CA है, पर लाइन तो यही है। ठीक, ये हो गई बात है। इतनी आज़ादी आपको देनी पड़ेगी खुद को। 3 कोण यहाँ पर 1, 2 और 3 कोण हैं। 1, 2, 3 कोण हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ABC को त्रिभुज ABC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी एक जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का भी नाम हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। जब भी मैं आपको कहूँ कि त्रिभुज ABC, तो आप ये ना समझें मतलब ये कि त्रिभुज ABC ऐसे लिखने की बात कह रहे हैं। आप समझे ये और ये दोनों समान हैं। इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें इतने लंबी चीज़ें लिखनी होती हैं। ये लिखते हैं ताकि थोड़ा आसान रहे, इजी रहे, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसे यानी कि चिन्हों के आधार पे चिन्हों का प्रयोग करके इसे लिखा जाता है ताकि थोड़ा सा आसान मामला बना रहे। तो आसान मामलों के साथ में हम आ जाते हैं कोण के बारे में जान लेते हैं कि कोण क्या होता है। 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। इस कोण का नाम हम कोण A, ऐसे ही कोण B और ऐसे ही कोण C, 3 कोण दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं। इन कोणों के बारे में आपने कोण और रेखा जो अभी चैप्टर बीता है उसमें आपने पढ़ा है कि अगर इसी कोण A की बात करूं तो इसे कोण A कहा जा सकता है या फिर इसका नाम BAC भी कहा जा सकता है BAC। इसी कोण का नाम BAC भी कहा जा सकता है और इसी कोण का नाम CAB भी कहा जा सकता है। इन तीनों में अगर कोई भी कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसी कोण के बारे में बात की जा रही है। तो कोणों में आप थोड़े से जानकार हो गए, समझदार हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके शीर्ष के बारे में देख लेते हैं। शीर्ष ये जो कोने वाले जो बिंदु हैं इसे शीर्ष कहा जाता है। शीर्ष A, B और C है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इनका ज़्यादा प्रयोग है नहीं, बस ये शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब कोना, ठीक, जिसके बारे में आप समझ सकें। जैसे ये जो एक कागज़ है इसका ये कोना दिखाई दे रहा है, ये कोना दिखाई दे रहा है, इनको शीर्ष कहा जाता है। वैसे ही त्रिभुज के भी शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के योगफल 180 अंश होता है। वो आप जानकारी जुटा चुके हैं पहले ही। आइए देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का वर्गीकरण, जो कि 6, 7, 8 में कभी न कभी आपको देखने को मिल गया था। देखिए, त्रिभुज को 2 आधारों पर बांटा जाता है, ठीक है। एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। यहाँ पे आधार का मतलब होता है कि एक ही त्रिभुज इस कैटेगरी में भी आ सकता है और इस कैटेगरी में भी आ सकता है। दोनों प्रकार से त्रिभुज को 2 आधारों पे बांटा जाता है। पहले भुजाओं के आधार पर, जिसमें विषम बाहु त्रिभुज। अगर ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं, कोई भी भुजा समान नहीं है, ठीक है, अलग अलग माप की है, तो इसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर होंगी, ऐसा सिंबल दिखाया जाएगा जिससे पता चलेगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। और समबाहु त्रिभुज, ऐसा एक त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो ये भुजाओं के आधार पर आपने समझ लिया। कोण के आधार पर समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम हो। ये दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है, और ये वाले भी हो सकते हैं सेम टू सेम बराबर। मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। न्यून कोण का मतलब है जिसके सभी कोण बराबर, मतलब न्यून कोण हो, 90 अंश से कम हो। आगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। वो हमेशा ऐसी शकल वाला दिखाई देगा। यहाँ पे 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, तो ऐसा त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से कम, मतलब 90 से अधिक और 180 से कम। ये कोण जो है वो 90, मतलब 90 तो ये होता है ना, 90 से ज़्यादा है 180, यानी कि ये वाला जो लाइन होता है ये पूरा 180 होता है, इससे कम है तो ये एक अधिक कोण है। और इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। बस ये हो गया। त्रिभुज के प्रकार आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है इसके बारे में, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब एक विशेष नोट, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं। देखिए, कोई भी अगर त्रिभुज है, जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, कहता हूँ कि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर है, पक्की बात, ओके डन।
अब जब सभी भुजाएं बराबर है तो उसकी वजह से सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर, और जब सभी कोण बराबर हैं तो सभी कोण 60 अंश के होंगे। कितने अंश के होंगे, 60 अंश के होंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो 60 अंश का क्यों होता है, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए आया करता था, शायद ये आता है, आई डोंट नो। चलते हैं आगे, बताते हैं। अगर सभी कोण बराबर है तो सभी को यक्ष मान लो, ठीक। तो तीनों यक्ष को जोड़ने पर कितना होगा, तीनों यक्ष को जोड़ने पर 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 3x बराबर 180 अंश दिखाई दे रहा है, 3 से काट देंगे तो 60 मिल जाएगा। यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये हो गई बातें। तो ये जो अभी आपने सीखा, जितना भी आपने समझा, ये सब मूलभूत ज़रूरतें थी, मूलभूत चीज़ें थी जो आपको पहले से पता थी या फिर पता होनी चाहिए थी। अब आगे हम बढ़ेंगे, सर्वांगसम आकृतियों के बारे में जानेंगे। देखिए, ऐसी दो आकृतियाँ जो पूरी बराबर हों वो होती हैं सर्वांगसम आकृतियाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये कागज़ है, ठीक। अब यहाँ पे तो थोड़ा सा देखिए अंतर आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए एकदम बहुत अच्छे से इसको मोड़ा गया होता, कोई अंतर ना होता, ये ऊपर वाले कागज़ और नीचे वाले कागज़ में कोई अंतर ना होता, इधर से देखते तो पीछे वाला ना दिखाई देता और पलट के देखते तो पीछे वाला ना दिखाई देता। ऐसी स्थिति में ये कहलाते हैं क्या, सर्वांगसम आकृति। जैसे कागज़, ये किताब जो भी कागज़ है, ठीक, इसके पीछे वाला कागज़ इसमें इधर से देखने पर नहीं दिखाई देता, पीछे ओर से देखेंगे तो इधर वाला नहीं दिखाई देगा। ये पूरे के पूरे बराबर होते हैं, पूरा फोटो कॉपी एकदम पूरे बराबर, तो उसे कहते हैं सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक। ऐसी आकृतियाँ, ठीक है, दो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं यदि वे समान आकृति एवं समान आकार की हों, ठीक। तो आकृति और आकार समान हो तो वो सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। तो सर्वांग के बारे में आपको समझा दिया मैंने। सर्वांग समता, सर्व माने सभी, अंग माने बराबर, उनके जो भी अवयव हैं। सर्वांग मतलब सभी अंग समान, सम माने बराबर, सभी अंग जिसके समान हो, ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं। अब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, ऐसे दो त्रिभुज बना दिए जाएं जो पूरे बराबर हो, ठीक, पूरे बराबर का मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, और साथ ही साथ इसका जो कोण है ये वाला इसके बराबर हो, ये वाला कोण इसके बराबर हो, ये तीसरा वाला कोण इस तीसरे वाले कोण के बराबर हो। ऐसी आकृतियों को ऐसे त्रिभुजों को कहा जाता है सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक। ऐसे त्रिभुजों को कहा जाता है सर्वांगसम त्रिभुज। यहाँ पे कहा गया कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतः ढक लेता है, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। पूर्णतः ढक लेता है यानी कि पूरा का पूरा बराबर होता है, ठीक है, वो होता है सर्वांगसम त्रिभुज। या फिर कहा जाएगा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के तथा कोण बराबर होते हैं। तो एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं और संगत कोणों के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं, या ये सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आए कुछ? अब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं हम। ये त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें देखेंगे ये पी क्यू भुजा है वो ए बी के बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर है, क्यू आर बी सी के बराबर है तो क्यू आर बी सी के बराबर है, और आर पी सी ए के बराबर है तो आर पी सी ए के बराबर है। साथ ही कोणों को देखा जाए तो ए बराबर है पी बराबर है ए के, ठीक, क्यू बराबर है बी के, आर बराबर है सी के। तो यहाँ पे तीनों कोण तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। अब इन दोनों त्रिभुजों के नाम को सिंबॉलिक फॉर्म में सर्वांगसमता का ये चिन्ह होता है, जिसमें देखेंगे कैसे होता है कि जैसे त्रिभुज है पी क्यू आर,
ये त्रिभुज ABC के साथ अगर सर्वांगसम है तो जैसे बराबर का चिन्ह बनाते हैं और एक लहराता हुआ सांपनुमी आकृति ये दिखाता है सर्वांगसमता का, ये चिन्ह होता है। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज मतलब आपने चीज़ें समझ ली कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, और कोई भी अगर संगत भाग बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आगे देखेंगे, इसमें लिखा है सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। इस चीज़ को हम बार बार प्रयोग करने वाले हैं आगे प्रश्नों में। इस वजह से सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं तथा इसे संक्षिप्त में CPCT लिखा जाता है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। इसके लिए हम CPCT ये 4 अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ये बहुत बार प्रयोग होने वाला है, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस बारे में कहा जा रहा है। ठीक, तो काफ़ी चीज़ें आपने देख ली हैं, अब आगे थोड़ा बहुत चल जाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि हम चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ, और उसके बाद हम ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान नहीं देखेंगे और सीधा प्रश्नावली पे हम चल जाएंगे, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे निपटा लें तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC और RPQ और ये सर्वांगसम यह दिया गया है, मतलब त्रिभुज है ABC, ये सर्वांगसम है त्रिभुज RPQ के। तो क्या यह कहना सत्य है कि BC बराबर QR? देखिए, बात ये होती है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो CPCT द्वारा उनके संगत भाग CPCT द्वारा, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें इसके बराबर होंगे। तो क्या ये BC और QR उसके बराबर होंगे? आइए थोड़ा नज़र डालते हैं। BC को हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है BC लाइन से लिखा है BC। ठीक, तो क्या ऐसे ही पीछे यहाँ पे QR लिखा है? आप कहेंगे नहीं सर, लेकिन QR यहाँ पे है। तो मामला ये बैठता है कि कोई त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज ऐसा है, इसका नाम ABC है, इसका नाम जैसे इन्होंने नाम दिया है RPQ। जैसे ABC ऐसे लिखा है तो हम लिखेंगे RPQ, ऐसा लिखेंगे। तो AB कौन किसके बराबर है? RP के बराबर है। ओके, ऐसे ही BC, ये जो BC किसके बराबर है? ये PQ के बराबर है। किसके बराबर है? PQ के, ना कि RQ। इस लाइन के बराबर तो ये हो नहीं सकता, ये इसके बराबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये इसके बराबर हो सकता है। तो ये वाली भुजा दूसरी वाले संगत भुजा के बराबर हो सकती है, पर किसी दूसरी अन्य भुजा के बराबर नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। होना चाहे तो हो भी सकती है कोई खास स्थिति में, लेकिन हर बार बराबर होगी नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ हर बार सही हो वही सही होता है। ठीक है, एक आध बार तुक्के से सही हो जाए वो वाली बात सही नहीं होती है। नहीं पता चला आप ये तो सही था इसमें, उसमें गलत था, नहीं, जो हर बार सही हो वही नियम होता है। एक आध बार तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बात होती है। ये BC किसके बराबर है? PQ के बराबर है, ना कि QR के। तो क्या यह कहना सत्य है? तो कहेंगे नहीं, ये क्या है? असत्य है। कैसी बात है? ये असत्य है। कारण क्या है? क्योंकि BC PQ के बराबर है, ना कि RQ के। तो यहाँ पे उत्तर क्या दिया गया है? क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि पहले त्रिभुज की भुजा तथा कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा और तथा संगत कोण के बराबर हों। तो हमारे पास त्रिभुज ABC है और जो भी त्रिभुज RPQ दिया गया है इसके सभी संगत भुजाएं यहाँ पे लिख डाली हैं। अब यहाँ पे यह कहना सत्य नहीं है कि BC बराबर QR। देखिए, जो BC है वो PQ के बराबर है, ना कि QR के बराबर है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम प्रश्नावली के एक प्रश्न देखेंगे। बातें तो बढ़ती रहेंगे, सब चलते रहेंगे, वैसे 20 मिनट बीत चुका है यही समझाने में। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि त्रिभुज PQR में
यदि, ठीक है, कोण R बराबर कोण P, ठीक है, केवल एक ही त्रिभुज दिया गया है। बात समझ में आ रही है? देखेंगे, हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P। कोण R जो है वो कोण P के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और जो हमारा QR है वो 4 सेंटीमीटर दिया है और जो PR है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगी, PQ की लंबाई क्या होगी। अब देखिए, अब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। चूँकि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए क्या होगा, इसके सामने की भुजा, अब यहाँ पे कह सकते हैं चूँकि कोण R बराबर है कोण P के, इसलिए R के सामने वाली भुजा PQ बराबर होगी P के सामने वाली भुजा QR, ये दोनों बराबर होंगे। अब हमसे PQ के बारे में पूछ रहा था तो हम ये समझ पाते हैं कि हमसे PQ के बारे में पूछ रहा है और QR कितना दिया है, QR 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, यहाँ पे लिख देना। चूँकि QR बराबर 4 सेंटीमीटर है, इस वजह से ये भी 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपको होगा कि ये 5 सेंटीमीटर क्यों दिया गया था, यही तो था इसमें ट्रिक। अब 4 और 5 को लेकर कंफ्यूज रहे हैं कि किसके बराबर वो हो सकता है, और अगर सही नियम से चला जाए तो तुरंत आंसर मिल जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे हमें सर्वांग समता की कसौटियाँ थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। अब देखो भाई, बात ये होती है सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ, यहाँ पे इनको सिद्ध किया गया है या फिर समझाया गया है। मैं आपको हल्के से समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े। भुजा कोण भुजा, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं तथा उसके अंतर्गत कोण के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे तो कुछ मामला ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, पर इसके उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 6, इनके बीच का कोण 60 अंश बराबर है। तो ऐसे में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। इस वजह से ये जो कोण है और ये जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कोण B डैश A डैश C यानी इस कोण का मान पूछा है, पर वो सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से, ये समझते हुए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम होने की वजह से इनके कोण बराबर होंगे। अब 3x और ये बराबर होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने त्रिभुजों को लिखा गया है, इनमें दोनों भुजाओं को देखा गया है कि कौन भुजाएं बराबर हैं। ये दो भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का नाम लिखा गया 6 सेंटीमीटर, फिर कोण का नाम लिखा गया 60 अंश, फिर भुजा का नाम लिखा गया ये 6 सेंटीमीटर। तीन चीज़ें बराबर होने की वजह से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। SAS यानी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ऊपर की सारी चीज़ें दी गई थी, ये सर्वांगसम हो गया। फिर CP/CT लग गया। अच्छा, आप कहेंगे कि कुछ ज़्यादा हो रहा है सर, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे उदाहरण समझा रहा हूँ, फिर एक प्रश्न करके दिखाता हूँ प्रश्नावली से,
तब आपको समझ में आएगा। CP/CT लग गया तो ये दोनों हो जाए कोण बराबर, जैसे कि ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। फिर 2x को इधर भेज दिया गया, घट गया, x बराबर 20 मिल गया। इस कोण का मान पूछ रहे थे, इस कोण का मान है 2x + 20, तो 2x x की जगह पे 20 रख दिया, 20 दूनी है 40 + 2 20 मतलब 60 अंश हो गया। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस प्रश्न का थोड़ा सा एक उत्तर दे दिया जाए और इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा ख़त्म कर दिया जाए। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं थोड़ा सा प्यार दिखाएं, दर्शाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक। तो प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि दिए गए चित्र में ये बराबर हैं तथा ये कोण बराबर हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है। तो प्रश्न संख्या 2 है, हमें चूंकि चित्र दिया गया है तो हमें चित्र भी बना लेना होगा। इसका नाम C है, A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे लाइन खींचाई, ये एक लाइन है, डबल लाइन है। इधर एक बनाया गया है, इसका नाम E है, F है, D है, डबल लाइन, सिंगल लाइन ये। तो यहाँ पे हमें दिया गया है चित्र में क्या दिया गया है कि हमारा AB बराबर DE, BC बराबर EF, कोण ABC बराबर कोण DEF। तो तब दोनों त्रिभुजों में क्या संबंध है, ये सर्वांग क्षमता वाला संबंध देखना है। सर्वांग क्षमता के संबंध का नाम ढंग से लिखना है, ठीक। जैसे ABC हम यहाँ पे नाम लेने वाला है, हम ऐसे हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा, ठीक। अब देखो ये AB वाली लाइन इसके बराबर है, हमने देखे ABC नाम लिया है, तो DEF जैसे यहाँ पे जाएंगे वैसे ही यहाँ पे भी जाएंगे, ओके। और साथ में ये भी ध्यान देंगे कि ये यही वाली, जैसे इसके बराबर यही है कि नहीं, यहाँ वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इससे, ये आप धीरे धीरे चलना सीख जाएंगे। अभी बहुत प्यार से समझें कि ये ABC हमने लिया तो DEF लिया, ठीक। तो त्रिभुज DEF में ऐसा लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये चीज़ें बार बार प्रयोग, मतलब ये लिखा नहीं जाता है, पर मेरे लिखने की आदत बन गई है। दोनों त्रिभुजों का नाम पहले लिख लेता हूँ, फिर उसकी भुजाएं बराबर करता हूँ, फिर सर्वांगसम कह देता हूँ। पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसा कि वहाँ पे आपने उदाहरण में देखा। तो अभी मेरी कही बात का बस इतना सा मतलब है कि इस लाइन को आप चाहें तो ना लिखें, ठीक। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि AB बराबर DE, ऐसे लिखना पड़ेगा, दिया है, ठीक, बार बार। और ये जो लिखा है, अच्छा AB हो गया, अभी इसका नाम है कोण ABC और DEF, तो कोण ABC कोण DEF ये भी क्या है, दिया है, ठीक। और BCEF, तो BC जो भुजा है वो बराबर है EF के, ये भी दिया है, ये चीज़ दिया है। तो तीन चीज़ें बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि इसका नाम लाइन से लिखा जाए, ठीक। जैसे A है तो D लिखा है आगे आगे, फिर B, देखो B है तो E लिखा है बीच में, फिर C है तो F लिखा है ऐसा लास्ट में, ये सही से लिखा जाए। और ये कैसे सर्वांगसम हो गया, तो साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, ये सर्वांगसम हो गया, ठीक। बस इतना सा लिखना था, ये सम हो गया। तो इतना सा इसमें करना था, हो गया। आगे देखेंगे तो दी गई आकृति में कौन से नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसमें दो कोण बराबर हैं,
अच्छा बराबर नहीं है, तो हमें यहाँ पे तीसरा कोण निकालना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए एक भुजा बराबर है और इसमें सर्वांग क्षमता का मामला भी अभी थोड़ा सा अलग है। अब क्यों ना हम अगले वीडियो में देखें, वीडियो से हो गई है लंबी, 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे अगले वीडियो में।